आदाब नाजरीन, हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन, आप सभी के साथ रास्त। नाजरीन, करियर किसी शख्स का इख्तियारी सफ़र है जो सीखने, काम और ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं से बनता है। इस इस्तिलाह के कई लोग कई तरीक़े से तारीफ़ करते हैं। इस अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ को तर्ज़ माश भी कहा जाता है और इसी से मुत्तसिल गाइडेंस का अंग्रेज़ी लफ्ज़ आम इस्तेमाल में आमतौर पे आपने सुना होगा, जिसके माने रहनुमाई और हिदायत के होते हैं। यानी इस इस्तिलाह के वाज़े तौर पर तर्ज़ माश के बारे में रहनुमाई को कहा जा सकता है। जदीद दौर में तालीम का बुनियादी मकसद बच्चों को आसान तरीके से रोज़गार के काबिल बनाना है, क्योंकि फ़र्द से अफराद, अफराद से ख़ानदान और ख़ानदान से कौम वजूद में आती है। फ़र्द जो माशरे की बुनियादी इकाई है, जब तक वो खुशहाल नहीं होगा कोई भी कौम और मुल्क खुशहाल नहीं हो सकते। तरक्की पजीर ममालिक के माशरे में भी ऐसा ही होता है। खुशहाल शख्स के साथ कई लोगों की नौकरी लग जाती है। मसलन एक कामयाब डॉक्टर के साथ कंपाउंडर, नर्स, ऑफिस बॉय, ड्राइवर, चौकीदार, माली, बावर्ची वगैरह वगैरह, इन सब की नौकरियां पैदा हो जाती है। किसी की ज़िंदगी में करियर का इंतखाब बहुत अहम फैसला साबित हो सकता है। ऐसे में अगर मुनासिब रहनुमाई मैसर ना हो सकता है कि लोग ऐसे करियर का इंतखाब करें जो उनकी दिलचस्पियों, सलाहियत और रुझान से ना मिलता हो। इसलिए करियर की रहनुमाई और करियर काउंसलिंग के लिए किसी की दिलचस्पी और रुझान को जानने और उसे अपने ख्वाब की तकमील के लिए मददगार साबित होती है। और इसी ज़िम्न में न्यूज़ 18 उर्दू हर हफ्ते आज के दिन आपके रूबरू ऐसे करियर एक्सपर्ट पेश करता है जो आपकी तालीम, रोज़गार और आपके तमाम परेशानियों के रास्तों पर आपकी रहनुमाई करते हैं। आज हमारे दरमियान करियर एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर परवीन वर्मा जी, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली। प्रोफेसर परवीन वर्मा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 के इस खूबसूरत से प्रोग्राम हेलो करियर में। नमस्कार नाजरीन, आप अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे करियर एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके मन में है, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपके जॉब से रिगार्डिंग हो, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। या फिर आप अपने बच्चों के मुतालिक पूछ सकते हैं या दोस्तों अहबाब के मुतालिक भी पूछ सकते हैं। शुरू करेंगे आप सभी की तरफ से पहले सवाल की तरफ। सर, जेएनयू में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट हैं के कोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसमें बहुत जल्दी बच्चे या स्टूडेंट जो है उसको 2 साल, 3 साल, 1 साल के अंदर करके और आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर को लेकर के और ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, अपनी जो है ज़िंदगी बना सकते हैं, लाइफ बना सकते हैं? जेएनयू एक साधारण तरह से एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है। और हायर एजुकेशन का मतलब है कि जो लोगों को ये बनाया जाता है, तो इसमें ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं और पीएचडी लेवल के कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज जो हैं वो आपको लैंग्वेजेस जो है, फॉरेन लैंग्वेजेस जो कोर्सेज हैं, वो जेएनयू के अंदर में जो आपको उसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, जिसमें काफ़ी अच्छा आपका करियर ऑप्शन है। इसके अलावा अभी एक नया प्रोग्राम हम सब लोगों ने शुरू किया है जेएनयू में, आयुर्वेदा बैलोज का। उसमें भी आप +2 के बाद एडमिशन ले सकते हैं। वो 5 साल का बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी है काफ़ी। और उसके साथ साथ साइंस और सोशल साइंसेज इस तरह से काफ़ी हैं, बट उसमें ज़्यादातर स्कूल्स में जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है या उससे ऊपर जो शोध या रिसर्च की जो पढ़ाई होती है उसकी पढ़ाई की जाती है। सर, इन सारे कोर्सेज में जो आपने बताए, इसमें करियर के क्या चांसेस हैं, जॉब के क्या मौके हैं? देखिए, अभी 2 इसके पहलू मैंने बताया। एक तो आपको बताया मैंने लैंग्वेजेस का। आप जानते हैं कि आजकल जो ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और जिसके वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उन सब लोगों को होती हैं जहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आपको एक भाषा का ज्ञान होना
काफ़ी फ़ायदा करता है। जैसे आपको अगर जेएनयू में इस तरह से फ्रेंच है, जर्मन है, लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जेएनयू के अंदर में, जिस पर बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई होती है और उसमें ग्रेजुएशन लेवल में करते हैं। तो वो काफ़ी इस तरह के डिपार्टमेंट्स में दो देशों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, उसमें काम कर सकते हैं, जैसे इंटरप्रेटर्स का और कुछ ट्रांसलेट करने का। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। लेकिन उसके साथ साथ जो दो और एक मेजर है, वो आपको साइंस का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, आपको बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस है, एनवायरमेंटल साइंसेस है। इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट जेएनयू के अंदर में है और कुछ स्पेशल सेंटर्स भी हैं जिनको हम यूज करते हैं। इनमें आपको रिसर्च करने से काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, हायर एजुकेशन, हायर रिसर्च करके। और उसके अलावा अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे आप सब लोगों ने जाना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पर काफ़ी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोर है, जिसके लिए जेएनयू में अभी अटल इनक्यूबेशन सेंटर भी खोला गया है और जिसकी मान्यता मिली है हमें। जेएनयू में इनोवेशन काउंसिल है, जिसमें अपना खुद का रोजगार सृजन कर सकते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी, फैकल्टी के साथ मिलके भी कुछ अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी जेएनयू में दी गई है। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं है, सोशल साइंसेस में भी काफी डिपार्टमेंट है। आप सब लोगों को पता होगा कि सोशल साइंसेस अभी देश में बहुत बड़े बड़े चीजों का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है आपको जिसका रोल रहा है, अभी हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर, और जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारामन, वो भी जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आपके मीडिया में भी बहुत सारे जेएनयू के लोग हैं, तो इस तरह के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जेएनयू। सर, ये जो आपने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी तरफ बच्चे रुख करते हैं, ख़ास तौर पे जर्मन, फ्रेंच वगैरह, लिंग्विस्टिक वगैरह। सर, इससे रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन था। मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स के तहत चले जाते हैं। आर्ट्स में जो लैंग्वेजेस के ख़ास तौर पे जो सुने हुए हैं बड़ों से या अपने सीनियर्स को देखे हुए होते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ जो है बहुत कम रुख होता है बच्चों का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पे, मतलब +2 के बाद जब ग्रेजुएशन वो करेंगे, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, और क्या इन जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस है इसमें पीएचडी वगैरह के चांसेस हैं? तो मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी, तो अगर कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसके क्या जॉब के चांसेस रहेंगे, या मास्टर्स करने के बाद उसकी पढ़ाई वगैरह के ताल्लुक से कुछ उसके पास मौके रहेंगे आगे पढ़ाने के लिए कहीं और? ये आपने बहुत सही फरमाया कि किस तरह से जो अगर कोई बीएससी ही आपको बीए करता है, आपको इसी फॉरेन लैंग्वेज में, उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। अभी आपको मैंने बताया कि बिजनेस और टूरिज्म बहुत ज़्यादा एक दूसरे के देशों में बढ़ा है, और जिसके वजह से ये सब लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे जेएनयू में जो है उर्दू, पर्शियन, हिंदी, अरबिक, बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे देश में भी उनका काफ़ी रोल अभी है, जिसको आगे लेकर लोग जा सकते हैं। जो एमए और जो उसमें पीएचडी करते हैं वो आगे टीचिंग में भी जा सकते हैं। मैंने कई लोगों को जानता हूं जो उसके बाद मीडिया को ज्वाइन किया है, कई लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया है, कुछ फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं, कुछ अपना साहित्यकार भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आपको हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी होती है सारी मिलती है अगर आप लैंग्वेजेस में अगर कोई कोर्सेज करते हैं। जनरली आपको जो उर्दू, पर्शियन, अरबिक जो इंडियन लैंग्वेजेस में है, और अरबिक जो लैंग्वेज है, पश्तो भी है जेएनयू में, तो इसमें जो है ज्यादातर जो लैंग्वेजेस जो इस तरह के उर्दू और पर्शियन लैंग्वेजेस, इसमें आपको ग्रेजुएशन नहीं होता है, इसमें एमएस के ऑनवर्ड्स ही हैं, और जिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसको जो आपने कभी शायद दूसरी जगह पर इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि जेएनयू के अंदर में लैंग्वेज के लैब्स हैं,
जिसमें जो नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं उनके तरह से आपको बनाने में उसकी सुविधा होती है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ, उच्चारण जो हुआ, उसको बनाने में सुविधा होती है। तो इस तरह के बहुत सारे जेएनयू में फैसिलिटीज हैं जो आपको स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में। ओके सर, एक कॉलर आपसे जुड़ करके सवाल करना चाहते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात हो रही है हमारी? जी, मोहम्मद शाहीन अख्तर ओमान से बात कर रहा हूँ मैं। ओके शाहीन जी, पूछिए, सवाल पूछिए आप। सवाल मेरा ये है कि मेरा बेटा अभी 10th का एग्जाम दे रहा है यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि वो कुछ साइंस लेके आगे बढ़े 11th में। उसका रुझान, वो बार बार बोलता है कि मुझे साइंस से नहीं चाहिए, मुझे कॉमर्स लेके आगे सीए करना है। तो क्या उसके लिए सही रहेगा, जबकि मैं रुझान उतना नहीं अभी देख पा रहा हूँ उसको, आगे पता नहीं 11th 12th में क्या करेगा। तो कुछ मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से लगता है कि वो साइंस लेता, बट वो बोलता है नहीं, मैथ्स से इंजीनियर्स वगैरह आजकल बहुत सारे ऐसे हमारे चल रहे हैं, बहुत कुछ स्कोप नहीं है। तो अगर करना है तो बहुत अच्छे से करना, अदरवाइज तो इसके लिए आपका क्या राय है? ओके, जरूर आपका सवाल हमने सुना और प्रोफेसर साहब ने भी सुना। ज़रूर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद अखबार और आपका इस्तकबाल, बहुत ज़्यादा इस्तकबाल। आज हमारे दरमियान करियर एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर परवीन वर्मा, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और आज आपके तमाम तर सवालात का जवाब दे रहे हैं हेलो करियर प्रोग्राम के थ्रू। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आज के दिन आप सभी के दरमियान रूबरू होता है और एक करियर एक्सपर्ट आपके साथ होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ही हमारे दरमियान एक शाहीन साहब ने क्वेश्चन पूछा था हमारे करियर एक्सपर्ट से कि उनके बच्चे किसी और की तरफ जो है उनकी रुचि है, उनका जो मन है कुछ और करने का है, साइंस की तरफ नहीं है, कॉमर्स की तरफ है या आर्ट्स की तरफ है। मैं जानना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब इसके बारे में क्या बताते हैं। शाहीन साहब, आपकी जो दुविधा है, ये मुझे लगता है ये कंफ्यूजन आपका ही नहीं, बहुत सारे परिवारों में होती है। और शायद मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और मैं साइंस का एक साइंटिस्ट भी हूँ साथ में। मेरी डॉटर जो है, मैंने बायोलॉजिकल साइंस में किया था, बट वो फिजिक्स में करना चाहती थी। तो मेरे हिसाब से कभी भी आप अपने बच्चे की बात ज्यादा सुनिए, उनको गाइड कीजिए, उनको रास्ता जरूर दिखाइए कि हाँ ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, बट उनको प्रेशराइज मत कीजिए। मुझे तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि पेरेंट खुद को समझे कि भाई हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी अपने बच्चे को जो है ऐसे फील्ड में ढकेल रहे हैं जहां पर वो आगे बहुत अच्छे से फ्लोरिश नहीं कर पा सकता है, अपना अच्छा वहां नहीं कर सकता है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे ने रियलाइज किया होगा कि शायद वो साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। और शाहीन साहब, एक बात मैं बहुत अदब के साथ सबको कहना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है हम सब लोगों को अपने बच्चों की आवाज सुनना। दूसरी चीज क्या है, एक पॉइंट है कि कभी भी किसी भी फील्ड को हम कम ना समझें, जिसको कमतर समझने की कोशिश ना करें। हर फील्ड बहुत अच्छा है, जरूरत है उसके लगन और उसके इंटरेस्ट के साथ वो उस फील्ड में आगे बढ़े। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बच्चों की आवाज़ सुने, उनका मन क्या करता है, वो खुद करना क्या चाहते हैं, और ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ना है। जाहिर है कि वो हमारे जहन से या हमारे दिमाग से आगे नहीं बढ़ते, हमारे गाइडेंस से वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने यही कहा कि उनको सपोर्ट कीजिए और उन्हें जिस रुख में आगे बढ़ना है उसे बढ़ने दीजिए, उड़ान भरने दीजिए। सर, एक सवाल ये था कि कम्युनिकेशन का जो बैरियर है, ख़ास तौर पे मैं साइंस और आर्ट्स वगैरह की बात आई तो मैं सोचा कि आपसे पूछता चलूँ। जो इंग्लिश जर्नलिस्टिक स्किल्स है, कम्युनिकेशन, आमतौर पे जो इंग्लिश बहुत अच्छे फराटेदार बोलते हैं, लिखते हैं, और वो बच्चे जिनकी स्कूलिंग सही से नहीं हुई है या वो अर्बन ड्यूरल में फंस करके वो कम्युनिकेशन का जो उनके दरमियान है बैरियर है वो नहीं बोल पाते हैं सही तरीके से, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, किसी के सामने अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि सर इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो मायूसी का शिकार हैं।
मुझे तो लगता है कि कोई भी अगर अर्बन लेवल में अगर किसी इस तरह के अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा है, उसको अंग्रेजी उस लेवल की नहीं आती है। और मुझे लगता है इस बारे में कभी भी आप अपने को छोटा न समझिए। और अभी जो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों से मैं देख रहा हूं कि अभी ये मिथक जो है थोड़ा टूटा है। पहले आपने भी देखा होगा कि जो न्यूज चैनल्स भी जो थे, अंग्रेजी के न्यूज चैनल्स और ये आज के डेट में रीजनल न्यूज चैनल्स और हिंदी के न्यूज चैनल्स, उर्दू के न्यूज चैनल, सारे बहुत सारे हैं। तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा सवाल आपने कहा साइंस के लिए, एक लेवल तक साइंस में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आ गई तो आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैं भी एक साइंटिस्ट हूं, मैंने भी जो है बिल्कुल गांव से पढ़ाई की है और उस लेवल में पढ़ाई करने के बाद आज इस लेवल में पहुंचा हूं कि विदेशों में भी जाता हूं और मुझे भाषा का कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक टाइम आता है, आपको शुरू में आपको लगेगा, मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं अपने को इंफीरियर समझना या हीन भावना कभी अपना अंदर ना लाए, और अपनी भाषा को लेकर तो बिल्कुल ही हीन भावना ना लाए। आपको आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, भाषा बिल्कुल नहीं होगी। और हमारे जो अभी रिसेंट टाइम्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इसी भाषा और इसी जो मिथक जो था, इसको तोड़ने की भी कोशिश की गई है। आप किसी भी भाषा में इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें द्विभाषीय आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, और जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी कोशिश हो रही है कि रीजनल लैंग्वेज में भी इसको जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं या 8 कम से कम 8 हमारे जो लैंग्वेजेस जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है उनमें कोशिश किया जाए, ये सारे एग्जामिनेशन होते रहे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी किसी को अंदर अपने हीन भावना ग्रसित करने की जरूरत है। बहुत ही आजकल अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे जरूरी है कि आपके अंदर की अपनी शक्ति को पहचानिए, वो ज्यादा जरूरत है। और इससे ये कभी भी इस चीज को नहीं लाइए कि वो मेरे से ज्यादा अंग्रेजी बोलता है। मैं आपको खुद ही बता रहा हूं कि मैं जब इस तरह से मैं अपने बारे में एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे साथ में पढ़ने वाले भी कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, लेकिन क्वालिटी की वजह से वो मुझे कभी ये शुरू के टाइम में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। आप सेमिनार वगैरह देते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, बट आपको एक लंबे टाइम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल हीन भावना नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल शायद मेरे दिल के भी करीब सवाल है, और शायद बहुत सारे लोग और बच्चे जो भी किसी तरह का कैरियर करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही जरूरत है कि आप अपने इस जो सोच है उसको एक दरकिनार करें। क्या बात है सर, आपने अपनी मिसाल देकर के यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कही, और मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों बच्चों तक, स्टूडेंट तक जब ये आपकी बात पहुँचेगी, एक बहुत बड़े मिसाल हैं आप इस सवाल के ताल्लुक से जो मैंने पूछा। ये हकीकत है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बच्चों में, लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है। सर ने अपनी मिसाल दी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया। सर, ये अभी हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, आपने जिक्र किया था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET की बात की थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो है अभी ऐलान किया है कि सभी PG, PhD और प्रोफेशनल कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स वगैरह जितने भी हैं CUET के तहत होंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसके तहत होंगे। सर, इसका क्या प्रोसेस है, पूरा जानना चाहता हूँ। ये इसका अभी जो ये पहली बार होने जा रहा है इस तरह का, और इसमें अब JNU ने भी इसमें शामिल हो गया है, और ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक साथ कंबाइंड टेस्ट करने के। ये कई बार होता है कि बच्चे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। मान लीजिए कि कोर्स जो है वो त्रिवेंद्रम के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो अगर कोई अच्छा कोर्स है, तो ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है, हम आसपास की यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं। अगर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो इससे बहुत फायदा होगा कि बच्चे इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और साथ साथ एक 10 जगह एग्जाम देकर अपना ज्यादा समय और ज्यादा पैसे भी बर्बाद ना करेंगे। और क्योंकि आजकल हर जगह आप कहीं भी जाइए तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टस के लिए फीस देना पड़ता है, वो एक ही जगह आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक और बहुत इसके साथ जुड़ने वाली है चीजें, वो जुड़ने वाली है कि एग्जाम, जैसे आपने सुना होगा IITs और मेडिकल जो एग्जाम होते हैं,
जैसे नीट वगैरह के, उस तरह के एग्जाम जो है ऑल इंडिया टेस्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, और वो एनटीए जो होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कंडक्ट करती है। ये इस तरह का जो एग्जाम होगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करेगी, और जिसके देश भर में करीब 300-400 सेंटर्स होंगे, और जिसके वजह से बच्चों को अपने जगह में, आपको ऐसा नहीं है कि आपको जेएनयू का एंट्रेंस टेस्ट देना है, या आपको मथुरा कामराज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना है, या कहीं और का एंट्रेंस टेस्ट देना है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात का आपको देना है, तो आप अगर पटना में है वहां पर भी बैठ के आप उसका एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। ये फायदा होगा क्योंकि उसके काफी ज्यादा सेंटर्स होते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल आया है, हालांकि एक खातून की तरफ से सवाल आया है, हालांकि छोटा सा सवाल है आपके सामने, लेकिन फिर भी चूंकि सवाल है तो मैं पेश करना चाहता हूं। वो नाम नहीं जाहिर करना चाहती है। उनका कहना है कि उनके बच्चे मोबाइल की लत का शिकार हैं, मोबाइल सेल फोन, और अगर मोबाइल उनसे छीन लिया जाए तो वो परेशान करने लगते हैं या शरारत शुरू करने लगते हैं, जिसे हैंडल करना शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, इसमें जो ये कॉमन प्रॉब्लम है, और ये केवल आपके बच्चों के साथ नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ है, और शायद हम सब लोगों के बच्चों के साथ है। तो इसमें 2-3 तरीके की बातें मैं कह सकता हूँ। एक तो बहुत छोटे बच्चे होंगे जो आपको नर्सरी स्कूल में और इन सब लेवल्स में जाते हैं। दूसरे बच्चे होते हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको गेम की लत लग जाती है और उस तरह से करते हैं, जो 8वीं 10वीं। और कुछ बच्चे जो होते हैं जो हायर स्टडीज में भी हैं, उनको इसके मोबाइल के तरह लत लगती है। तो इसलिए सबसे पहला मैं खातून साहब को भी मैं बोलना चाहता हूं कि उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कितनी देर इस्तेमाल करती हैं। तो ये भी जरूरी है कि हम सब लोगों को एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए बच्चों के लिए। अगर हम भी सारा दिन बैठ के मोबाइल पर बैठे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बच्चों को आप पूरे टाइम के लिए अगर मोबाइल फोन यूज करने के लिए अगर कह दें तो वो शायद वो जो है बच्चे ज्यादा आपकी बात ना सुनेंगे, लेकिन उनको कहेंगे कि ठीक है, आप इतना कोर्स, आपने इतने होमवर्क बना लिया और उसके बाद आपको 1 घंटे टाइम दिया जाता है, आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, तो शायद मेरे अंदर से बच्चे मान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से हैंडल करना होगा। मुझे लगता है कि आजकल और जितनी भी सारी बातें बताई यकीनन हम सभी के लिए मददगार है, न सिर्फ उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को, उन गार्जियंस को जो देख रहे हैं हमें, बल्कि ज़ाती तौर पे हम सभी को फ़ायदा होता है। और जो तजुर्बात आपने शेयर किए, जो इल्मी बातें आप हमने बताई, और जो भी आपने कोर्सेज़ के बारे में बताई, मुझे उम्मीद है कि सभी तक बहुत ही ज़्यादा कामयाबी के साथ पहुँची होंगी। नाज़रीन, फिर अगले हफ्ते आप सभी के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आज हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।